कक्षा 12वीं के हिंदी संकाय के एक और अध्याय को लेकर के आपके बीच में आज मौजूद हूँ। प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। आप सब देश के भविष्य हैं। आप सब अपने माँ, अपने पिताजी की आंखों की तारे हैं। कल की तारीख में यदि आप सफल होंगे तो आपके माता पिता की आंखों को जो सुकून मिलेगा उसकी व्याख्या शब्दों में कर पाना बेहद ही कठिन होगा। आप सब जिस दिन सफल होंगे उस दिन वास्तविक खुशी आपके माता पिता को प्राप्त होगी, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए धूप में तप रहे हैं, आपके लिए ठंड में ठिठुर करके भी आपके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए खुद को खपाते हैं। आप सब यदि भविष्य में ऊंची सफलता अर्जित करते हैं तो यह केवल न आपके लिए बल्कि आपके माता पिता के लिए, आपके गुरुजनों के लिए भी सबसे बड़ा तोहफा होगा। तो इसलिए अपने अभिभावक, अपने शिक्षक और खुद को एक गौरव का एहसास दिलवाने के लिए आज मेहनत कीजिए। भविष्य में आपको ऊंची सफलता अर्जित हो, यही मंगल प्रार्थना विघ्नहर्ता गणेश और माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके बीच में 12वीं कक्षा के हिंदी संकाय के काव्य खंड के एक और अध्याय को लेकर के, जिस अध्याय का नाम है हार जीत, जिसको लिखा है अशोक वाजपेयी ने, जिनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़ के साहित्य जगत की एक ऐसे लाल जिनकी रचनाओं में समाज में फैली हुई कुरीतियों की झलक देखने के लिए मिलती थी। समाज में वैसे लोग जो कि लोगों के साथ अत्याचार किया करते थे, उन अत्याचारियों के खिलाफ बेहद ही कटाक्ष भरे शब्दों में उनकी कविताएं प्रस्तुत हुआ करती थी। उनकी रचनाओं में समाज की वास्तविकता की झलक देखने के लिए मिलती थी। हम यह कहें कि उनकी रचनाएं वास्तव में समाज को दर्पण दिखलाने का कार्य करती थी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इनकी यह कविता जो हार जीत है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, हार और जीत ये दो जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। हमारे जीवन के हार और जीत, ये दोनों हिस्से जो होते हैं इसके द्वारा हमारा जीवन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। और इन दोनों के में से किसी एक की प्राप्ति जहाँ एक और अत्यधिक खुशी देती है, वहीं एक की प्राप्ति अत्यंत मन को दुखी कर देती है। जीत की प्राप्ति मन को हर्ष से भर देती है, वहीं हार की प्राप्ति मन को दुख से भर देती है। कवि ने यहाँ पर हार और जीत का वास्तविक अर्थ बताने का प्रयास किया है कि कभी कभी जीवन के किसी मोड़ पर अथवा हम अज्ञानतावश यह समझ लेते हैं कि हमारी जीत हुई है, मगर वास्तव में वह उस पल हमारी जीत नहीं बल्कि उस पल हमारी हार होती है। कभी कभी हमें हार से ओझल रखा जाता है, हमारे आंखों के सामने में एक पर्दा रख दिया जाता है, जिस पर्दे के समक्ष हम सच और झूठ के बीच के डिफरेंस को, अर्थात सच और झूठ के बीच के अंतर को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि जीत हमारी हुई है। मगर वास्तविकता यह है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, सत्ता के कुर्सी पर आसीन लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें वास्तविकता से मीलों दूर रखते हैं, कोसों दूर रखते हैं, और वह हमें इस छलावे में रखते हैं कि जीत वास्तविकता में हमारी हुई है, मगर वास्तविकता में हमारी जीत नहीं बल्कि हमारी हार हुई रहती है। तो यह कविता जो हार जीत है, यह इसी बात को दर्शाती है कि जनता एक और उत्सव मना रही है मगर उसे ज्ञात ही नहीं है कि वास्तव में जीत किसकी हुई है। मगर बावजूद इसके वह उत्सव मना रही है, क्योंकि उसको उत्सव मनाने का संकेत दिया गया है। उसको शासक वर्ग जो हैं उसको इस बात का झुलावा जो कहीं ना कहीं दिलासा दिलाए हुए हैं कि जीत तुम्हारी हुई है, उसको इस बात की खुशी दिए हुए हैं कि जीत तुम्हारी हुई है, और इस प्रकार वह गाजे बाजे के साथ आम जनता, आम नागरिक जो है वह उत्सव मना रही है। तो यह कविता यह बताती है कि समाज में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अज्ञानतावश, जिनको कि झूठ के शिकार कर लिया जाता है, मगर हमें सत्य और झूठ के बीच के अंतर को महसूस करते हुए हमें जो सत्य होता है उसी का साथ निभाना चाहिए और असत्य का साथ कदापि नहीं देना चाहिए। तो यही बातें इस कविता में बताई गई है। अब इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं, और इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा जाएगा।
आपसे विनम्र आग्रह यह है कि आप उन प्रश्नों को जो सुन रहे हैं, हर रोज़ बहरहाल यह आग्रह किया जाता है, इस आग्रह का आपकी नज़र में कितना कीमत है यह तो आप ही जानेंगे। आपकी पढ़ाई जो है वो आपके माता पिता के संघर्ष को भी कहीं न कहीं प्रदर्शित करती है। आप यदि मन से नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने माता पिता के सपनों को अपने पाँव से कुचल रहे हैं। वहीं यदि आप अपने माता पिता के संघर्ष को देखते हुए यदि आप मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने माता पिता की आदर्श संतान हैं। आप अपने माता पिता की आदर्श संतान हैं कि नहीं, यह आप समय की कीमत को यूज़ करके अथवा दुरुपयोग करके आप सिद्ध कर सकते हैं। आपसे यही उम्मीद है कि आप अपने माता पिता की आदर्श संतान बनेंगे, अर्थात समय की कीमत को समझते हुए सफलता अर्जित करेंगे और एक दिन आपको जो सफलता प्राप्त होगी वो आपके माता पिता को खुशी देगी। तो अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के प्रश्नों की ओर। तो प्रथम प्रश्न है कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। तो लिखेंगे उत्सव आम नागरिक मना रहे हैं और इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उनको इस बात की सूचना दी गई है कि उनकी विजय हुई है, अर्थात उनकी विजय हुई है, इस बात की सूचना उनको दी गई है, इसलिए जनता जो है वो उत्सव मना रही है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिक क्यों व्यस्त हैं, क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है। तो लिखेंगे नागरिक विजय की उत्सव मनाने में, विजय का उत्सव मनाने में, जीत की खुशी मनाने में व्यस्त है और उनकी व्यस्तता जायज़ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तविकता किसी को ज्ञात ही नहीं है, पता ही नहीं है यह कि जीत नागरिक की हुई है, जीत शासक की हुई है अथवा जीत सेना की हुई है। किसी को वास्तविकता से सभी ओझल हैं, मगर उनको वह आम नागरिक जो हैं वो उत्सव मना रहे हैं, तो उनकी व्यस्तता जायज़ नहीं है। इसके पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजय किसकी हुई है, सेना की कि नागरिकों की। कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया है, यह विजय किन की है, आप क्या सोचते हैं। लिखेंगे विजय किसकी विजय हुई है, सेना की या फिर सेना विजय किसकी हुई है, सेना की नागरिकों की। तो लिखेंगे विजय न तो सेना की हुई है न ही नागरिकों की हुई है। विजय यदि हुई है तो वह शासक वर्ग की हुई है। और इस कवि ने इन प्रश्नों को इसलिए रखा है क्योंकि समाज में वास्तविकता से आम नागरिकों को पूर्णतः ओझल रखा जाता है और कोई भी जो युद्ध होता है तो उस युद्ध में सैनिक की मृत्यु होती है और सैनिक की मृत्यु की खबर आम लोगों के बीच में पूर्णतः साझा नहीं किया जाता है। और वास्तविकता में शासक वर्ग जो होते हैं वो खुद का पीठ थपथपाने के लिए जयघोष का, विजय का नारा लगाते हैं और ये कहते हैं कि जीत हमारी हुई है। मगर वास्तविकता में यदि देखा जाए तो हार जो होती है वो आम नागरिक की होती है और जीत जो है वो शासक वर्ग की होती है। शासक वर्ग अपना रोटी सेकने का कार्य करता है और आम जो सैनिक जो कि अपने सरहद पर देश की रक्षा हेतु जो लड़ रहे होते हैं, उनके प्राणों की आहुति जब जो गवाती है, प्राणों की को गवाते हैं सैनिक, तब जाकर के विजय की गाथा जो है वो लिखी जाती है। मगर इस बात की सूची को कहीं न कहीं प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो यही बात बताने का प्रयास किया गया। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खेत खलिहानों की सूची अप्रकाशित है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है, कविता में इस पंक्ति का क्या सार्थकता है। तो लिखेंगे खेत खलिहानों की सूची अप्रकाशित है। कवि इस कथन के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि युद्ध में कितने सैनिक गए और कितने सैनिक लौट करके आ रहे हैं, कितने सैनिक मारे गए, कितने वास्तविकता में घायल हुए, इन बातों की जानकारी पूर्णतः स्पष्ट नहीं की जाती है आम नागरिकों के बीच में। इस बात की सूची जो है, इस बात का आंकड़ा जो है वो आम नागरिकों के बीच में पूर्णतः साझा नहीं किया जाता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि खेत खलिहानों की सूची अप्रकाशित है, अर्थात जो सैनिक युद्ध में गए, कितने सैनिक गए, कितने मारे गए, कितने घायल हुए, इन बातों की सूची को साझा नहीं किया जाता है। इसलिए ताकि जनता यदि जान जाएगी तो जनता को यह पता चल जाएगा कि वास्तव में जीत हमारी नहीं बल्कि हमारी तो हार हुई है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट जो कि 5वां नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। तो लिखेंगे सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि सड़कों को सींच करके इस बात
को कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया जा रहा है कि जो शासक वर्ग जो उत्सव मनाते हुए आ रहे हैं उनके चेहरे पर धूल न पड़े। वो जो गाजे बाजे के साथ जो उत्सव मनाते हुए आ रहे हैं तो उनके शरीर पर धूल और एक छींटा भी उनको मिट्टी के कण का न पड़े, इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है ताकि एक शांत और एक सामाजिक समरसता का एक माहौल रहे। इसके पश्चात एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6ठा नंबर प्रश्न कि बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है। तो लिखेंगे बूढ़ा मशक वाला कहता है कि गाजे बाजे के साथ जो तुम उत्सव मना रहे हो, आम नागरिकों को कहता है कि गाजे बाजे के साथ तुम जो उत्सव मना रहे हो तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी जीत नहीं बल्कि तुम्हारी हार हुई है, और गाजे बाजे के साथ जो लौट रहे हैं वह तुम्हारी झूठी प्रशंसा और तुम्हारी आंखों के सामने में पट्टी बांधे हुए हैं। और ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि उसके पास ज़िंदगी जीने का अनुभव है और वो अपने अनुभव के आधार पर वास्तविकता को प्रदर्शित कर रहा है। इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि 7वां नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है। सोचिए अगर वह जिम्मेदारी उसे मिलती तो क्या होता। तो लिखेंगे बूढ़ा मशक वाला राजनीति की जिम्मेदारियों से मुक्त है और उसको जिम्मेदारी दी गई है सड़कों को सींचने का, जिस कर्तव्य का निर्वहन वह भली भांति कर रहा है सड़कों को सींच करके। यदि उसको जिम्मेदारी मिलती तो वह सत्य को सत्य कहता और असत्य को असत्य कहता, अर्थात वह झूठ की प्रशंसा नहीं करता और न ही सत्य के लिए अत्यंत हर्षित होता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आखिरी प्रश्न है इस पाठ का कि गद्य कविता किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो लिखेंगे गद्य कविता एक ऐसी कविता होती है जिस कविता की एक एक पंक्ति में विशेष अर्थ समाहित होता है, और इस कविता की विशेषता यह होती है कि इस कविता को पढ़ने के उपरांत यह ज्ञात होता है कि इस कविता की आखिरी पंक्ति जो होती है वो पूरी कविता के पूर्णतः निचोड़ होती है। और इस कविता की यह खासियत यह भी होती है कि एक पंक्ति का एक अलग विशेष अर्थ होता है, फिर दूसरी अलग पंक्ति का एक विशेष अलग अर्थ होता है जो कि समाज की वास्तविकता को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग अपने माता पिता के पाँव के छालों को, आप लोग अपने माता पिता के संघर्ष की भट्ठी में आपके माता पिता जो हर दिन तप रहे हैं, इस बात को महसूस करते हुए रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ अपने आप को गढ़ेंगे और अपने आप को एक दिन बेहतर इंसान बनाएंगे। यही अपेक्षा आप सबसे है। इन्हीं मंगल प्रार्थनाओं के साथ और आपकी अशेष शुभकामनाओं के साथ भविष्य की इस वीडियो सेशन का समापन होता है। धन्यवाद।